नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वीट मेंस के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण ज्योग्राफी की क्लास अपनी शुरू कर रखी है। कल अपने चर्चा शुरू की थी राजस्थान की प्रमुख मिट्टियों के संदर्भ में, तो मृदाएं जो है वो टॉपिक अपन देख रहे थे। तो सभी साथी जुड़े सर्वा क्लासेज के साथ में और सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल को लाइक कर लें, बेल आइकन दबा लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगा तो आप तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास इन शब्दों के साथ में कि रास्ते भले कठिन हो मगर, रास्ते भले कठिन हो मगर सोच सदा बड़ी होनी चाहिए। हौसले डगमगाए न कभी आपके, हौसले डगमगाए न कभी आपके, कोशिश हर घड़ी होनी चाहिए, कोशिश हर घड़ी होनी चाहिए। तो हर समय आप प्रयास करते रहेंगे, है ना, तो जिंदगी में आप अवश्य सफल होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में राजस्थान की मिट्टी के संदर्भ में। कल अपने चर्चा शुरू की थी, आज उसका अगला पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। ठीक है, राजस्थान की मिट्टी का है, सेकंड पार्ट है, वो अपन देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। इसकी चर्चा हमने इससे पहले वाले लेसन में कर ली, अगले पार्ट की चर्चा आप शुरू करते हैं। आज है मध्यम काली मिट्टी। चलो इसकी चर्चा शुरू करते हैं, अगले बिंदु पे अपन पहुंचते हैं। क्या है मध्यम काली मिट्टी, क्या इसकी विशेषता है और ये मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है, इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो मध्यम काली मिट्टी ये मिट्टी है जो मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ मिलती है। यानी सामान्यतः राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण साथियों पढ़ने के 9 टाइप मिले हैं अपने को। ठीक है, पश्चिमी भाग के अंदर रेतीली मिट्टी जो मिली थी उसके 4 टाइप और अपन ने किए थे। इसके अलावा अपने पीली भूरी मिट्टी की चर्चा अपने विस्तार से की थी। इसके अलावा अपने लाल लोमी मिट्टी की चर्चा विस्तार से की थी। फिर इसके अलावा लाल पीली मिट्टी की चर्चा विस्तार से की थी। तो इन मिट्टियों की चर्चा ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। अब देखते हैं मध्यम काली मिट्टी वाला क्षेत्र। तो यह मिट्टी मुख्य रूप से मध्यम काली कहाँ मिलती है, आपका कोटा जिला, बूंदी जिला, बारां और झालावाड़। तो इसका मतलब यह हाड़ौती हो गया, है ना। कौन सा प्रदेश हो गया राजस्थान का, हाड़ौती प्रदेश। तो हाड़ौती के अंदर मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी। पूछ ले कि हाड़ौती के अंदर मुख्य रूप से किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो मध्यम काली मिट्टी है, यहां पाई जाती है। ठीक है, ये इसकी प्रकृति कैसी है, मटियार है, यानी काफी बारीक कण इसके अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो काली मिट्टी साथ ही होती है, ये आग्नेय सेलों के अवशेष से बनती है ना, आग्नेय सेलों से बनी होती है ना। तो आग्नेय सेलों से बनी होने के कारण ये मिट्टी जो है मुख्य रूप से इसके अंदर काफी बारीक कण पाए जाते हैं। तो अधिक बारीक कणों के कारण ये मिट्टी जो मुख्य रूप से है अधिक उपजाऊ भी होती है। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसके लिए, कपास की कृषि के लिए। तो मुख्य रूप से ये मिट्टी जो है किस प्रकार की है, मटियार प्रकृति की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। किस भाग में, हाड़ौती क्षेत्र में। इसके अंदर फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी। अब देख लो, जो भी प्रदेश है ना, मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर जितने भी मिट्टियां साथियों उसमें नाइट्रोजन की सब में कमी है। मैंने बार बार कहा है, सिर्फ किसको छोड़ के, जलोढ़ को छोड़ के। नाइट्रोजन भी इसमें कम मिलेगा, फास्फेट भी कम मिलेगा और जैविक पदार्थ भी कम मिलेंगे, है ना, इन तत्वों की कमी है। इसके अंदर कैल्शियम और पोटास की मात्रा पर्याप्त है। अब किस तत्व की प्रधानता है, तो कैल्शियम और पोटास की प्रधानता है। तो कैल्शियम और पोटास अधिक पाया जाता है इस भाग के अंदर, समझ गए, क्योंकि इस भाग में लाइमस्टोन मिलता है, आपको पता है ना। तो चूना प्रधान शैलें हैं यहाँ पे, तो चूने के कण इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं और इसमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है। यह कपास, गन्ना और तंबाकू की कृषि के लिए उपयोगी है, क्योंकि कपास की कृषि के लिए बहुत अच्छी रहती है। आपको पता है इस मृदा को रेगुर भी कहा जाता है ना। काली मिट्टी जो होती है, मध्यम काली मिट्टी है, उसको रेगुर भी कहा जाता है। कपास की कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसके लिए, कपास की कृषि के लिए। अब ये किन किन भागों में मुख्य रूप से है, तो राजस्थान के मानचित्र में अपन देखेंगे कि किस प्रदेश में इस मिट्टी का विस्तार है। तो देखिए, राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से हाड़ौती वाला जो क्षेत्र आता है अपना,
है ना, जैसे बारा आ गया, बूंदी आ गया, कोटा आ गया, झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जिसको अपन हाड़ौती कहते हैं, है ना, इस भाग में मुख्य रूप से जैसे ये आ गया अपना बूंदी, ये आ गया अपना कोटा, ये आ गया अपना झालावाड़, और ये आ गया अपना बारा। तो मुख्य रूप से इस प्रदेश को हाड़ौती कहा जाता है। इस भाग में कौन सी मिट्टी का विस्तार आपको मिलता है? मध्यम काली। कौन सी मिट्टी मिलती है? मध्यम काली मृदा। मध्यम काली मिट्टी इस भाग में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला देखिए, अब आती है कच्छारी, है ना। अब वही बात जो मिट्टी की बात की थी मैंने, कच्छारी, है ना, इसको जलोढ़ भी कहा जाता है। अन्य कौन से नाम है इसके? जलोढ़ भी कहते हैं, इसको दोमट या दोमट भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसके अन्य नाम है, जलोढ़, दोमट या दोमट मिट्टी के नाम से भी इसको पुकारते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर, अब ये मिट्टी मुख्य रूप से जलोढ़ कहाँ मिलेगी? तो यह है नदी बेसिन के अंदर। अब नदियां लाकर के मुख्य रूप से जिस मिट्टी का निक्षेप करती है साथियों, वो जलोढ़ मिट्टी होती है ना। तो नदी के द्वारा, जल के द्वारा प्रवाहित करके लाई गई मिट्टी। ठीक है, तो ये मिट्टी मुख्य रूप से जहां नदियां बहती है और वो मिट्टी का निक्षेप करती है, तो राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा, मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, जहां पर सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि पूरे राजस्थान में जहां जहां नदी है, जैसे हनुमानगढ़ गंगानगर में घग्गर नदी आती है तो वो जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप करती है। दक्षिण में लूणी बहती है तो बालोतरा के आसपास में वो मिट्टी का निक्षेप करती है। इसके अलावा चंबल है, माही है, साबरमती है, पश्चिमी बनास है, ठीक है ना। इसके अलावा पार्वती है, कालीसिंध है। तो ये नदियां जिस भाग में भी बहती है, बनास है, वो जलोढ़ मिट्टियों का निक्षेप करती है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसमें चूना नहीं पाया जाता, समझ गए, है ना। इसमें चूने की कमी है क्योंकि नदियां क्या करती है, ऊपरी भाग की जो बारीक मिट्टी है ना, उसको भाग के लाती है। तो इसमें चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी होती है? तो दोमट मिट्टी को सबसे अधिक उपजाऊ माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी विशेषता है, यह एकमात्र मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक लवण की आपूर्ति रहती है ना। नाइट्रोजन और कार्बनिक लवण की पर्याप्त मात्रा, जो नाइट्रोजन की पूर्ति और कार्बनिक लवणों की आपूर्ति, ये एकमात्र मिट्टी है जिसमें ये तत्व प्रधानतः पाए जाते हैं, बाकी मिट्टियों में नहीं पाए जाते। ठीक है, यह मिट्टी अब राजस्थान में कहाँ मिलेगी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, ठीक है, कोटा, सवाई माधोपुर आदि जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती। अब जहां जहां नदियां प्रवाहित होती है, ठीक है ना, तो वो जलोढ़ मिट्टियों का निक्षेप जहां पे करती है, तो उस जलोढ़ मिट्टियों के बेसिन में मुख्य रूप से इस तरह की मिट्टियों के निक्षेप मिलते हैं। तो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो है उसमें ये मिट्टी आसानी से मिल जाती है। अब मानचित्र में देखें किस भाग में, तो धौलपुर है ना, अपना सवाई माधोपुर है, ठीक है, अलवर है। इस भाग में मुख्य रूप से इस मिट्टी के निक्षेप आपको मिल जाएंगे। अलग अलग कलर डाल, दौसा है, ठीक है ना, कोटा, बूंदी वाला जो क्षेत्र है, ये भाग है जहां पे मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टियां आपको मिलेगी, है ना। अब यहाँ पे जैसे माही बेसिनी इस भाग में बांसवाड़ा के अंदर, तो माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके आसपास में भी जलोढ़ मिट्टियां मिलेगी। ठीक है ना, तो जहां नदियां बहती है उस भाग में कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? कच्छारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। कच्छारी या जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से किस भाग में है? तो पूर्वी भाग में, जहां अब यहां बनास नदी बहती है मुख्य रूप से, तो उसका प्रवाह क्षेत्र जो है वहां पर भी, इसके प्रवाह क्षेत्र में भी मुख्य रूप से इस तरह की मिट्टी मिल जाती है। तो हालांकि बनास का जो प्रवाह क्षेत्र है वो भूरी मिट्टी के लिए जाना जाता है,
तो बनास के प्रवाह में मुख्य रूप से किस मिट्टी की प्रधानता होती है? भूरी मिट्टी की। फिर भी नदियां जहां प्रवाहित होती है उस भाग में जलोढ़, तो ये भाग जो है ना, क्योंकि इस भाग का ढाल इस ओर ज्यादा है, तो इस ओर होने के कारण इस भाग के अंदर जो है अपन यमुना की ओर चंबल की सहायक नदियां जो जाती है, तो इस भाग को काफी अधिक उपजाऊ मिट्टी से निक्षेपित कर देती है। ठीक है ना, आगे देखिए। अगला पार्ट आता है भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी। अब है तो कच्छारी, लेकिन वो भूरी रेतीली है ना, भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी। यह भूरे रंग की मिट्टी होती है जिसमें चूना, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी, वो तीनों चीज इसमें कम पाई जाती है। चूना कभी भी कम है, फास्फोरस भी कम है और ह्यूमस भी कम है, लेकिन ये उपजाऊ भी है। ये गंगानगर और अलवर बहरोड कोटपुतली वाला जो क्षेत्र है वहां पाई जाती है। गंगानगर में भी है, अलवर बहरोड में भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी जो है मुख्य रूप से है। अब इसमें कपास और गेहूं अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको पता है गेहूं की कृषि पूरी भाग में ठीक ठाक होती है, और गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां पे कपास होती है, तो इसमें कपास और गेहूं की कृषि है वो अच्छी होती है। किसमें? भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी। अब मानचित्र में भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी कहाँ काम है? तो भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी, ठीक है। अब मुख्य रूप से कहाँ कहाँ किन भागों में ये पाई जाती है? तो अपन ने देखा गंगानगर वाला जो क्षेत्र है ना, इस भाग में भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी मिल जाती है ना। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पे इस मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, तो गंगानगर वाला क्षेत्र हो गया। इसके अलावा कौन सा भाग हो गया? अलवर वाला क्षेत्र हो गया। अलवर आ गया, बहरोड कोटपुतली वाला ये इलाका आ गया, है ना। तो यहां पर भी इस विभाग में भी कौन सी मिट्टी मिलती है? भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी मिलती है ना। तो ये अलवर, खेरतल, तिजारा नया जिला, और जयपुर से लग किया गया था कोटपुतली बैरोड। ठीक है, और गंगानगर इस भाग में मुख्य रूप से इस मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगली मिट्टी कौन सी? 9वां प्रकार आ गया अब लवणीय मिट्टी। अब लवणीय मिट्टी राजस्थान में कहां मिलेगी? आप देखिए, तो राजस्थान का अंदर मुख्य रूप से उत्तर पूर्व में अधिक सिंचाई के कारण मिट्टी का स्वरूप कैसा हो गया? लवणीय। क्यों हो गया? अधिक सिंचाई से केशिका क्रिया द्वारा, केशिका क्रिया द्वारा। अब ये केशिका क्रिया क्या होती है? तो केशिका क्रिया होती है कि जैसे ही अपन पानी के द्वारा मिट्टी है उसको सिंचित करते हैं, ठीक है, सिंचित करते हैं, तो मिट्टी में पाए जाने वाले जो नमक के कण है, मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो नमक के कण है वो जल के साथ घुल जाते हैं। जब जैसे ही वर्षा बंद होती है तो ये नमक के कण है ऊपर की ओर आ जाते हैं, जल वाष्पीकृत हो जाता है, नमक इसकी ऊपरी परत में यहाँ एक परत जमा हो जाती है। समझ गए? इस प्रकार से नीचे से घुल करके नमक का ऊपर की ओर जाना केशिका क्रिया कहलाती है। समझ गए? केशिका क्रिया कहलाती है। इस प्रकार से मिट्टी कैसी हो जाती है? लवणीय हो जाती है। तो पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से बाड़मेर, बालोतरा और जालोर के अंदर लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, उस भाग में भी इस तरह की मिट्टी है वो देखने की को मिलती है। और पूर्वी जो अपने जिले हैं मुख्य रूप से अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला जो क्षेत्र है ना, अपना सीकर, जयपुर भी है, जहां पे अधिक सिंचाई के कारण ये मिट्टी है लवणीय हो जाती है। इसमें क्षारीय लवण तत्वों की प्रधानता होती है, ठीक है ना। इस कारण से फिर मिट्टी जो है ये अनुपजाऊ भी हो जाती है। यानी अनुपजाऊ होने के पीछे कारण है कि इसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। लवण क्या करता है कि फसल जो है उसको ग्रोथ करने नहीं देता है और इसमें फिर उत्पादकता गिर जाती है। इस प्रकार से ये 9 टाइप है जिसमें किसके है? लवणीय मिट्टी। अंतिम कौन सा है? लवण। तो सामान्य तौर पर राजस्थान की मिट्टियों के प्रकार है। कितने प्रकार देखे अपने? 9 प्रकार। अब अगला जो क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से है तो वो कौन सा है? थोड़ा सा इस मानचित्र में अपन देख लें। लवणीय मिट्टी राजस्थान में कहां कहां है? तो विशेष तौर से अपन कहां मिलेगी लवणीय मिट्टी का प्रभाव? कहां मिलेगा? ये बालोतरा वाला क्षेत्र है। लूणी जैसे बहती है ना इस भाग से, तो बालोतरा के बाद में लूणी का पानी खारा हो जाता है,
अजमेर में 2 धाराओं के रूप में निकलती है, तो यहाँ के बाद लूनी जो नदी है उसका पानी खारा हो जाता है ना। तो इसके बाद में इस वहाँ पर चट्टानें कैसी है, इन यहाँ की चट्टानों में नमक की मात्रा सर्वाधिक है इस कारण से, ठीक है ना। इसके अलावा अपना चूरू बीकानेर वाला क्षेत्र जो गंगानगर वाला क्षेत्र है, इस भाग में भी चट्टानों में नमक पाया जाता है, तो कैसी क्रिया से ये भाग जो है इसमें मिट्टी कैसी हो जाती है, लवणीय, इस भाग में भी लवणीय हो जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा पूर्वी जो क्षेत्र है इसमें भी ये समस्या है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में मुख्य रूप जयपुर के आसपास में जैसे सांबर खारे पानी के नमक की झील है, जो भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक झील है, तो उसके आसपास में आपको पता है कि नमक के कण है, इसीलिए झील के अंदर खारा पानी है ना। तो उसके लवण जब घुल जाते हैं वहाँ की मिट्टी के साथ में, जल के साथ में, और मिट्टी की ऊपरी परत में आ जाते हैं, तो मिट्टी लवणीय हो जाती है। तो राजस्थान में जहाँ जहाँ मुख्य रूप से लवणीय झीलें पाई जाती है, खारे पानी की झीलें हैं, उसके आसपास में इस तरह की मिट्टियों के निक्षेप ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है ना। अगला प्रकार, अब राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण अगला तरीका है, कौन सा है, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार। वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण मुख्य रूप से कौन कौन सा है, तो यह अमेरिकी वर्गीकरण माना जाता है, अमेरिकी वर्गीकरण माना जाता है। और अमेरिकी वैज्ञानिक वर्गीकरण पद्धति है, उसमें राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में। जैसे वर्टिसोल्स है, इंसेप्टिसोल्स है ना, तो 5 प्रकार इसके आपको मिलेंगे। कौन कौन सी है, एरिडोसोल्स है, देखते हैं कौन कौन सी मिट्टियां यहाँ पे है। तो पहला प्रकार है एरिडोसोल्स। एरिड यानी मुख्य रूप से पश्चिमी क्षेत्र की मिट्टी जो होती है ना, उसको एरिडोसोल नाम यहाँ पे दिया गया है। देखिए यह शुष्क जलवायु में पाई जाने वाली मिट्टी है एरिडोसोल, ठीक है। और एरिडोसोल जो है मुख्य रूप से किस भाग की है, शुष्क जलवायु की, इसका मतलब राजस्थान के पश्चिमी भाग की मिट्टी है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, कुचामन, डीडवाना, जोधपुर, फलोदी, पाली, जालोर जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो कौन सा भाग हो गया राजस्थान का, पश्चिमी भाग। कौन सा हो गया राजस्थान का, पश्चिमी भाग, जहां पर मुख्य रूप से ये मिट्टी मिलती है। तो अर्ध शुष्क प्रदेश हो गया पूरा का पूरा। कौन सा भाग है, अर्ध शुष्क प्रदेश हो गया। तो यहां अपन देखते हैं, तो यहां से अपन चलते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है जहां पे इस मिट्टी के निक्षेप आपको मिल जाएंगे, है ना। ये वाला भाग जो है यहाँ पे किस तरह की मिट्टी आपको मिलती है, एरिडोसोल। वैज्ञानिक पद्धति के वर्गीकरण में इस क्षेत्र के अंदर आपको एरिडोसोल मिट्टी है उसके निक्षेप मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा प्रकार इसका है एल्फीसोल। कौन सा है, एल्फीसोल। तो एल्फीसोल की अपन बात करते हैं, तो एल्फीसोल मुख्य रूप से कहां मिलती है, इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। एल्फीसोल कौन सी मिट्टियां होती है, जलोढ़, ठीक है। जलोढ़ मिट्टियां मुख्य रूप से होती है इस प्रकार की मिट्टी में अंतर्जलीय के संस्त्र पाए जाते हैं, उसके अंदर उपजाऊपन के संस्त्र मिलते हैं इसके अंदर। इसकी ऊपरी सतहों पर की तुलना में मटियारी मिट्टी की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि अपन बारीक कण होते हैं जलोढ़ मिट्टियों के अंदर, और बारीकी मिट्टी के संस्त्र इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसका उपमृदा वर्गीकरण और मिलता है ना। तो सब क्लासिफिकेशन यदि अपन करते हैं इस सोइल का, तो इसके अंदर उपमृदा वर्गीकरण के अंदर क्या मिलता है, हेबलुस ताल्फेस नाम का एक वर्गीकरण इसका है। हालांकि ये वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक वर्गीकरण है ना। तो चर्चा आगे विस्तार से करेंगे जब मृदा वर्गीकरण जो है उसकी वैज्ञानिक पद्धति का विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे कि कितने कितने उपप्रकार उनके होते हैं। लेकिन इस जलोढ़ के अंदर एल्फीसोल जो है उसके अंदर मुख्य रूप से है ना हेबलुस ताल्फेस नाम का जो उप वर्गीकरण जो है इसका टाइप यहाँ पे मिलता है। इसका विस्तार जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, है ना। इसका मतलब दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो है उसमें मुख्य रूप से एल्फीसोल मिलती है, ठीक है। तो इसका फिक्स वर्गीकरण अपन नहीं कर सकते कि भाई इसी भाग में मुख्य रूप से मिट्टी है ना। तो एल्फीसोल की बात अपन करें, एल्फीसोल की अपन बात करेंगे, तो एल्फीसोल मुख्य रूप से किस भाग में है, तो यह वर्गीकरण कौन सा हो गया अपना कि इस भाग में ये वाला जो भाग है इस भाग में मुख्य रूप से एल्फीसोल मिट्टी मिल जाती है ना। तो यह विला का पूरा इसमें आ जाएगा, जहां पे मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी मिलती है, एल्फीसोल मिट्टी का वर्गीकरण यहाँ पे देखने को मिल जाता है ना। तो इसमें बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, सलूम्बर है,
ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, सवाई माधोपुर है ना। इसके अलावा टोंक है। तो ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर है ना, डी, ये क्षेत्र पूरे आ जाते हैं इसके अंदर, जिसमें मुख्य रूप से ये मिट्टी मिल जाती है। फिर अगला है तीसरा टाइप, यहां पर देखते हैं, इसका नाम है एंटीशोल। एंटीशोल, ठीक है ना, तीसरा टाइप इसका। तो इसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाओं का समावेश है। एंटीशोल के अंदर अनेक प्रकार की मृदाओं का समावेश है, ठीक है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों के अंदर मुख्य रूप से सभी जिलों में, पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में एंटीशोल मिल जाती है आपको, है ना। एंटी एरिड, एल्फी, है ना, वर्टी। तो ये अपन देखते हैं बारी बारी से इनको। तो पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में इसका विस्तार है। इसका रंग हल्का पीला और भूरा होता है। तो पीली भूरी मिट्टी अपन देखते हैं नागौर वाला क्षेत्र जो है, पाली वाला जो क्षेत्र है ना, बालोतरा है, इसके अलावा कुचामन, डीडवाना है, इस भाग में जोधपुर है, मुख्य रूप से पीली भूरी मिट्टियों के निक्षेप मिलते हैं, ठीक है। इसका उपवर्ग है वो साइमेंटस है, ठीक है, और फ्लुवेंटस है। तो इसका उपवर्ग दो दे रखे हैं, साइमेंटस और फ्लुवेंटस, दो इसमें सब डिवीजन इसके मिलते हैं, उपवर्ग मिलते हैं। ये जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, है ना, गंगानगर, तो पश्चिमी भाग सारे आ गए इसके अंदर। तो उसमें मुख्य रूप से एंटीशोल मिट्टी का प्रकार पाया जाता है। तो एंटीशोल मुख्य रूप से कहां है? तो पश्चिमी राजस्थान की ये मिट्टी है। अब पश्चिमी राजस्थान में कौन से भाग है जहां पर एंटीशोल मुख्य रूप से है? तो ये वाले जो क्षेत्र आते हैं इस भाग में, ये पश्चिमी राजस्थान जो है, इसके अंदर मुख्य रूप से किस मिट्टी का वर्गीकरण मिलेगा आपको? एंटीशोल का। जैसे ये कौन सा हो गया अपना? जैसलमेर। ये कौन सा हो गया? जोधपुर से अलग किया गया था, फलोदी। ये कौन सा हो गया? बीकानेर। ये कौन सा हो गया? गंगानगर। आपको पता भी होना चाहिए कौन सा जिला है, उसकी अवस्थिति कहाँ पे है, और कुछ मात्रा में यहाँ पे कौन सा हो गया? बाड़मेर। तो इस भाग में, पश्चिम भाग के अंदर कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? एंटीशोल टाइप मिलेगा मिट्टियों का, ठीक है ना। कौन सा मिलेगा? एंटीशोल। फिर अगला प्रकार आता है इसका इंसेप्टिसोल। कौन सा है? इंसेप्टिसोल। अब ये इंसेप्टिसोल मुख्य रूप से कहाँ है? तो ये अर्ध शुष्क और आर्द्र भागों में पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक है। इसमें मृदाकर्ण का प्रकार है ओस्टोक्रेप्टस नाम का एक सब डिवीजन करें इसका यदि, तो इसमें ओस्टोक्रेप्टस नाम का इसका उपवर्ग मिलता है। इस तरह की मृदा के अंदर जयपुर, दौसा, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ आदि जिलों में इसका विस्तार है। इसका अरावली का जो क्षेत्र है ना, अरावली के जिलों में मुख्य रूप से जयपुर, दौसा, सिरोही, है ना। इसके अलावा पाली, अरावली के पूर्वी ढाल ले लो और अरावली के पश्चिमी ढाल ले लो, है ना। पश्चिमी और पूर्वी ढालों पर मुख्य रूप से राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जयपुर, दौसा, सिरोही और पाली आदि जिलों के अंदर इसका विस्तार मिलता है। किसमें? इंसेप्टिसोल की बात अपन कर रहे हैं। तो इंसेप्टिसोल इंसेप्टिसोल की पर बात कर रहे हैं। तो ये मिट्टी का वर्गीकरण मुख्य रूप से किस भाग में है? तो अपन राजस्थान के अंदर अपन चलते हैं, किन जिलों की चर्चा करेंगे यहाँ पे? तो अपना कौन सा भाग कौन कौन से है? जैसे सिरोही हो गया, पाली हो गया, राजसमंद हो गया, ठीक है ना। तो इन भागों में मुख्य रूप से ये मिट्टी जो है पाई जाती है। जैसे जयपुर हो गया, दौसा हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये अपना टोंक, अजमेर का क्षेत्र हो गया। तो इस भाग में अरावली के पूर्वी और पश्चिम भागों में इंसेप्टिसोल जो है मुख्य रूप से मिलती है। दोनों ओर के ढाल अपन ले लेते हैं, पहाड़ी के दोनों ओर के ढालों के ऊपर मुख्य रूप से ये मिट्टी है मिल जाती है, ठीक है ना। तो आप इसको याद कीजिएगा। और अंतिम है वर्टिसोल। कौन सी है? वर्टिसोल। तो वर्टिसोल की बात करते हैं तो ये जिसको अपन काली मिट्टी कहेंगे ना, हाड़ौती में चलेंगे। तो काली मिट्टी जहां जहां भी है वो वर्टिसोल प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से है। तो राजस्थान के मध्यम काली मिट्टी वाला प्रकार ही है ये। तो मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसमें मुख्य रूप से वर्टिसोल जो है पाई जाती है। और कपास की कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसके लिए? कपास के लिए। तो वर्टिसोल का प्रकार, अब ये हाड़ौती वाला क्षेत्र हो गया इसके अंदर मुख्य रूप से वर्टिसोल। तो मुख्य रूप से वर्टिसोल कहाँ पे है? तो ये वाला क्षेत्र आ गया अपना पूरा हाड़ौती, है ना, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, इस भाग में।
है ना, मध्यम काली मिट्टी इसको कहेंगे अपन। तो इस भाग में मुख्य रूप से ये मिट्टी है आपको मिल जाएगी। तो चारों जिले कौन कौन से हो गए आपको पता ही है, ये बूंदी हो गया, ये बारां हो गया, ये झालावाड़ हो गया जहां से वसुंधरा जी झालरा पाटन से जीत के आती है ना, और यहाँ पे ये कोटा हो गया। रिवर चंबल रिवर फ्रंट जो है वो क्षेत्र कोटा ही अंदर, और आपको पता है कोचिंग क्लासेस के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी है। और नेगेटिव भी है कि कोचिंग क्लासेस में जितने भी एमबीबीएस के छात्रों के सुसाइड के जो केसेस आते हैं वो इस कोटा में खूब ज़्यादा आते हैं। यहाँ की एक प्रसिद्ध कोचिंग एलन भी है, आपको पता ही उसके बारे में। तो ये वर्टिशोल वाला क्षेत्र मुख्य रूप से है जहाँ पे काली मिट्टी जो और मध्यम काली मिट्टी जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे मुख्य रूप से इसके प्रकार मिलते हैं। अब आता है मिट्टी अपरदन की समस्या। अब मिट्टी से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी है साथियों? तो समस्याओं की बात आती है तो सबसे बड़ी समस्या अपरदन की समस्या है। दूसरी है इसमें क्षारीयता और लवणीयता की समस्या मिल जाएगी। तीसरी समस्या मिल जाएगी जल प्लावन की समस्या मिल जाएगी, है ना। तो ये प्रमुख समस्या है मिट्टी के अंदर देखने को मिलेगी। तो अपरदन जो है किस प्रकार का है, कहाँ कहाँ जल से होता है, कहाँ कहाँ हवा से अधिक अपरदन होता है, क्षारीय कब मिट्टी होती है, लवणीय कहाँ कहाँ होती है, उनके निराकरण के लिए अपन कौन कौन से उपाय अपनाते हैं, आदि आदि बिंदु इसमें और देखते हैं अपन। अपरदन जो होता है मिट्टी का उसको रेंगती मृत्यु कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछ लेते हैं। तो मृदा अपरदन की समस्या को क्या कहते हैं? रेंगती मृत्यु। क्या कहते हैं? रेंगती मृत्यु। मृदा अपरदन के प्रकार मिलते हैं तो सबसे पहला प्रकार मिलता है, इसका नाम है आवरण अपरदन, सीट इरोजन कहा जाता है इसको। तो सीट इरोजन मुख्य रूप से जो है यानी आवरण अपरदन, जब मिट्टी के अंदर काफी दूरी तक पानी का प्रवाह होता है तो ऊपरी परत है उसके साथ बह करके चली जाती है ना, उसको अपन आवरण अपरदन कहते हैं मुख्य रूप से। तो पहाड़ी ढलानों पर ऐसा अपरदन देखने को मिलता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जब वर्षा मृदा के ऊपरी परत को हटा करके अपने साथ बहा कर ले जाती है तो उसको अपन बोलते हैं सीट इरोजन या मृदा आवरण मृदा अपरदन। तो आवरण अपरदन यही एक प्रकार है जिसके अंदर ऊपरी सतह जो है उसका ऊपरी भाग बह करके चला जाता है। दूसरा आवरण अपरदन क्या राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा? तो पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़ी ढलानों पर भी इस तरह के समस्याएं तो शिरोई, उदयपुर, अलवर और डूंगरपुर में यह अधिक देखने को मिलता है। दूसरा प्रकार अपरदन का आता है उसको बोलते हैं अवनलिका अपरदन, है ना। तो जिसको गुल्ली इरोजन भी कहा जाता है, अवनलिका अपरदन, जिसमें खाइयां पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? खाइयां पड़ जाती है। तो जब तेज ढाल में पानी का प्रवाह होता है तो मिट्टी के अंदर तेज ढाल का पानी जो होता है या तेज ढाल के सहारे जब पानी का प्रवाह होता है तो वो क्या कर देता है? अवनलिकाएं बना देता है, गहरे गड्ढे बना देता है। ठीक है ना, जैसे चंबल इसके लिए जानी जाती है ना। तो उसको अवनलिका अपरदन कहा जाता है। इस अपरदन में सबसे अधिक प्रभाव कहाँ मिलेगा? तो कोटा, पता है आपको कोटा के अंदर चंबल, सवाई माधोपुर और धौलपुर, है ना। इसके अलावा करौली, करौली को डांग की रानी भी कहा जाता है। अवनलिका अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है, उसको डांग क्षेत्र कहते हैं। तो मुख्य रूप से कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली ये प्रमुख जिले हैं जो चंबल नदी के क्षेत्र में मुख्य रूप से है और उत्खात या अवनलिका अपरदन के द्वारा सबसे अधिक प्रभावित है। अवनलिका जो अपरदन होता है उस अपरदन से प्रभावित क्षेत्र में बीहड़, रिवाइंस कहा जाता है, या उत्खनन स्थलाकृति जिसको बेडलैंड कहा जाता है ना, टोपोग्राफी मिलती है। उत्खनन स्थलाकृति बेडलैंड टोपोग्राफी मिलती है मुख्य रूप से, या बीहड़ भूमि मिलती है। ठीक है, यानी अवनलिका अपरदन से बीच में जो अवनलिकाएं पड़ जाती है धरातल के अंदर, खाइयां पड़ जाती है ना, इसके कारण जो उबड़ खाबड़ भूमि हो जाती है उसको बीहड़ भूमि कहा जाता है ना। तो इस प्रकार का अपरदन चंबल नदी के द्वारा, गंभीर है, मोरेल है, ढूंढ है आदि और बाणगंगा के द्वारा देखने को मिलता है। और मुख्य रूप से इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से आपको पता ही है। इसके अंदर जिले कौन कौन से जो प्रभावित है? कोटा है, सवाई माधोपुर है ना, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली जिसको डांग की रानी भी कहा जाता है, धौलपुर। ये ऐसे जिले हैं जो मुख्य रूप से किससे प्रभावित है?
अवनलिका अपरदन से प्रभावित है। ठीक है ना। अगला देखो, उसके बाद में आता है वायु अपर्दन। जल अपर्दन के बाद में वायु अपर्दन, वाइंड इरोजन जो है मुख्य रूप से राजस्थान का पश्चिमी इलाके से सबसे अधिक प्रभावित इससे है। राजस्थान के पश्चिमी इलाका है जहां पे शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। हालांकि तेज तापमान रहता है और बलुई मिट्टी, वर्षा कम होती है तो मिट्टी जो है उसमें वनस्पतियों का अभाव, आवरण, वनस्पति आवरण कम मिलता है तो मिट्टी जो है खुली रहती है और तेज हवाएं चलती है और उन हवाओं के सारे मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो उड़ करके चली जाती है ना। तो हवा के द्वारा सबसे अधिक प्रभावित प्रदेश राजस्थान का पश्चिमी शुष्क भाग। तो शुष्क क्षेत्रों में वायु और वायु के साथ प्रवाहित बालू के जो कण होते हैं ना वो खुद इसमें हथियार का काम करते हैं और कणों की रगड़ जब धरातल के साथ में होती है तो ऊपरी आवरण को उड़ा करके अगले स्थान पर ले जाते हैं। तो बालू कण मिलकर भूमि अपरदन करते हैं। इस प्रकार के अपरदन से प्रभावित क्षेत्र में जैसलमेर राजस्थान के पश्चिमी भाग आ गए, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, चूरू, फलौदी, बालोतरा, कुचामन, डीडवाना, नागौर आदि, है ना, नागौर भी इसमें है, आदि जिले मुख्य रूप से इसमें सबसे अधिक प्रभावित है। इस भाग के अंदर हवा से, वायु से अपरदन सर्वाधिक होता है। ठीक है ना। जैसलमेर, बाड़मेर में इससे सबसे अधिक समस्या या प्रभाव देखने को मिलता है। फिर इस अपरदन को रोकने के लिए सरकार ने कुछ वैधानिक उपाय किए। अब वैधानिक उपाय कौन कौन से किए, तो मुख्य रूप से एक संस्थान की स्थापना की, काजरी, CAZRI, ठीक है, काजरी, है ना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से एक संस्था स्थापित की। और इस संस्था का उद्देश्य क्या है कि मरुस्थलीकरण को रोकना एक मुख्य उद्देश्य है और वन आवरण को बढ़ाना, उस भाग के अंदर अपरदन को कम करना इसका उद्देश्य है। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय जोधपुर के अंदर रखा है, क्योंकि पश्चिमी शुष्क प्रदेश के अंदर ही अनुसंधान और खोज करनी है ना, तो जोधपुर में इसका मुख्यालय रखा गया। पाली में शायद इसकी ब्रांच है ना, में रखा और स्थापना 1959 ईस्वी में कर दी गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत हुई। अब किस डिपार्टमेंट के तहत, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत मुख्य रूप से इस संस्थान की स्थापना कर दी गई है ना। यह संस्थान मरुस्थल प्रसार को रोकने का प्रयास करती है। किसको? मरुस्थल के प्रसार को रोकने का प्रयास करती है। अब क्या काम करती है, तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए मुख्य रूप से वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना है। वृक्ष जो मरुस्थलीकरण का प्रसार आगे हो रहा तो वहां मेड़बंदी करनी है, उसके द्वारा, इसके अलावा जो नहरी तंत्र है उसमें वृक्षारोपण करना है। तो कई प्रकार से काजरी काम कर रही है। जो पश्चिमी इलाका है उसके अंदर जो मरुस्थल का प्रसार उसको रोक करके उस प्रदेश को हरा भरा करने में अपना प्रयास कर रही है। फिर है मिट्टी में लवणता और क्षारीयता की समस्या। अब लवणता और क्षारीयता की समस्या कब बढ़ती है, अब ये कहाँ बढ़ती है, तो जिन भागों में चट्टानों के अंदर लवण के कण ऑलरेडी मौजूद होते हैं वो घुल करके केशिका क्रिया के द्वारा धरातल के ऊपरी भाग में आ जाते हैं, है ना। तो उसी से तो मुख्य रूप से मिट्टी लवणीय होती है और वो मिट्टी जो लवणीय हो जाती है फिर खेती के लिए अनुपयोगी हो जाती है, क्योंकि उसमें उत्पादकता मिट्टी की गिर जाती है और उसको अपन कम उत्पादकता या कृषि की गिरती कंडीशन वहां देखने को मिलती है और किसान हताश रहता है। वहां पे खेती से किसान जो है अपना मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि खेती जो है अलाभकारी सिद्ध होती है। इस प्रकार की समस्या राज्य के पश्चिम भाग में सर्वाधिक देखने को मिलती है। क्यों? पश्चिमी भाग जो है अरब सागर के पास में है, हवा के साथ में महासागरीय तटों के आसपास में लवणों के जो कण है वो मुख्य रूप से इस भाग के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो प्रमुख कारण इस भाग में लवण होने के पीछे है कि इस भाग में पहले टेथिस महासागर जो था, है ना, इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई, दोनों के बीच में एक सागर था जिसका नाम टेथिस सागर था और उसकी भूसन्नति के अंदर अवसाद के भरने से और उसमें वलन पड़ने से जब प्लेटों में संकुचन हुआ उससे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो ये पर्वत हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में विस्तार से क्लास अपने डाली हुई है, वहां आप देख सकते हैं, है ना। तो उस टेथिस सागर, अब चूंकि टेथिस सागर जो होता है उसके अंदर जो लवण पाए जाते हैं मुख्य रूप से 6 लवण, है ना। तो सोडियम मिल जाता है, सोडियम सल्फेट मिल जाता है, मैग्नीशियम मिलता है, मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है। तो 6 लवण प्रमुखता से पाए जाते हैं महासागर के जल में, क्योंकि महासागर का पानी सर्वाधिक खारा होता है। तो ये जो भाग है ना अपना पश्चिमी राजस्थान वाला, इसमें पाए जाने वाली खारे पानी की झीलों के अवशेष ये एक प्रकार से प्राचीन समय में यहाँ
एक किसी सागर है ना के होने की पुष्टि करते हैं कि यह भाग जो है, इस भाग में पहले महासागरीय क्षेत्र था, उसके अवसाद से ही पश्चिमी रेगिस्तान बना हुआ है, इसीलिए यहाँ की मिट्टी है उसमें लवण की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ऐसा माना जाता है। तो राज्य के पश्चिमी भाग में अधिक देखने को मिलती है, जिसके लिए कम वर्षा, तेज तापमान, उच्च वाष्पीकरण कारक होता है। ये कारक इसको ज्यादा करते हैं। कैसे, है ना, कम वर्षा होती है तो लवण जो है उसकी सांद्रता बढ़ी रहती है, थोड़ी वर्षा में घुल करके ऊपर आ जाते हैं। तापमान तेज होता है तो वाष्पीकरण हो जाता है, इसके कारण कैसी क्रियाशील लवण ऊपर आ जाते हैं, है ना, वाष्पीकरण ज्यादा होता है। तो ये तीनों कारक मुख्य रूप से इसके लिए उत्तरदायी है। यह समस्या जोधपुर, फलोदी, पाली, नागौर यानी पश्चिमी भाग के अंदर, कुचामन, डीडवाना, जयपुर, अजमेर, टोंक आदि के अंदर मुख्य रूप से सर्वाधिक देखने को मिलती है। जयपुर टोंक के आसपास में भी मिट्टी में लवण के कण खूब ज्यादा है, आपको पता है, सांबर झील उसी इलाके में है। अब मिट्टी की लवणता को दूर करने के लिए, अब यह प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है कि लवणता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो एक अधात्विक खनिज जिप्सम, है ना, जिप्सम का उपयोग इसमें, लवणता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जैविक खाद का उपयोग, जो मुख्य रूप से वनस्पति की खाद होती है उसका, और जीव जंतुओं का, है ना, जीवों का वेस्टेज, है ना, उसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है ना। तो इनका उपयोग, जैविक खाद का उपयोग वनस्पति और इसके साथ में जीव जंतुओं का जो गोबर होता है उसका उपयोग इसमें किया जाता है। मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए चूने का प्रयोग, अब क्षारीयता जहां पे है उसको कम करने के लिए मुख्य रूप से चूने का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। फसल चक्र अपनाकर भी मिट्टी की लवणता है और क्षारीयता है उसको कम करने के प्रयास किया जाता है। अपन फसल चक्र अपनाते हैं कि बाजरा बोया, उसके बाद में दलहन फसलें बोते हैं जैसे मूंग, मोठ, है ना, इसके अलावा वाणिज्यिक फसल जैसे गंवार बोते हैं इस इलाके के अंदर। तो ये फसल चक्र अपन क्यों अपनाते हैं, उसके पीछे यही कारण है कि मिट्टी में नेचुरली उपजाऊपन की मात्रा बढ़ जाए, प्राकृतिक तरीके से मिट्टी उपजाऊ हो जाए, इसलिए अपन फसल चक्र अपनाते हैं, ठीक है ना। तो लवणता और क्षारता, तो लवणता को दूर करने के लिए मुख्य रूप से जिप्सम काम में लेते हैं और क्षारता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। और इस भाग में जैसे सफेदा एक पौधा होता है वो भी खूब लगाते हैं, लवणता और क्षारता जहां पे ज्यादा है तो सफेदा पौधा है वो काफी ग्रोथ करता है इस प्रकार के क्षेत्र के अंदर, तो वो भी लगाते हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा, हरियाणा में मृदा लवणता दूर करने के निम्न उपाय बताए हैं। अब करनाल अनुसंधान संस्थान जो है ना, जो मिट्टी के अंदर लवणता की मात्रा है उसके ऊपर एक अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थापित है ना। तो सेंट्रल है, ये केंद्रीय संस्था है। तो ये क्या करती है कि मिट्टी में लवणता की मात्रा से कैसे निजात पा सकते हैं उसके वो उपाय बताती है। क्या, गोबर की खाद का प्रयोग करना हम कर ही रहे हैं। धमासा, धमासा जानते हो, एक प्रकार से की वनस्पति है ना, एक प्रकार की घास के रूप में अपन कह सकते हैं वनस्पति, जो रेगिस्तानी प्रदेश में खूब पाई जाती है ना। धमासा, कहीं इसको माशा बोलते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है। शुभ बबूल की कृषि मुख्य रूप से की जाती है, ठीक है। इसके अलावा लवणीय जो है उसके रोडस है, ब्लू घास है आदि उगाई जाती है। तो रोडस और ब्लू घास इस बाग में उगा करके उसमें लवणता जो है उसको हटाया जा सकता है। और वन रोपण करके मिट्टी, यानी अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके भी मिट्टी की जो लवणता है उसको कम किया जा सकता है। तो यह बताती है हमें करनाल की जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है, यह मुख्य रूप से ये उपयोग हमें बताती है कि इस तरह के उपयोग करने से मिट्टी है उसमें क्षारीयता और लवणता की मात्रा है उसको घटाया जा सकता है। उसके बाद में एक संस्था काम करती है पश्चिम भाग में, जिसका नाम है आफरी। पहले देखा काजरी, अब है आफरी, काजरी आफरी। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब होती है? 30 जून 1987 को होती है। कहाँ इसका मुख्य ब्रांच कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। यह संस्थान भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान और शिक्षा परिषद के अधीन काम करती है। ICFRE के तहत ये काम करी। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जो है उसके अधीन आफरी काम करती है, ठीक है ना। और यह भारतीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो इसकी स्थापना भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के तहत की गई है और पर्यावरण, वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के
साथ साथ ये काम करती है। और उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें अधिक से अधिक वनरोपण करके मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकना, और पश्चिम जो रेगिस्तानी प्रदेश है उसके अंदर अधिक से अधिक पेड़ पौधे और वनस्पति आवरण बढ़ा करके यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ की जो शुष्क जलवायु है, उस जलवायु के अंदर चेंजेज लाना, है ना, और अधिक वन आवरण करके वहाँ की मिट्टी जो है उसको उपजाऊ बनाना, मरुस्थल प्रसार को रोकना। तो यही इसके मुख्य रूप से कार्य है। मुख्य उद्देश्य इसका है वन आवरण को बढ़ाना है। मुख्य जो मेन कार्य है वो है वन आवरण को पश्चिमी रेगिस्तानी भाग में बढ़ाना। ठीक है, तो ये थी अपनी राजस्थान की प्रमुख मिट्टियों की 2 क्लासें। संपूर्ण मिट्टी पर चर्चा अपने विस्तार से की है। थर्ड ग्रेड 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। संपूर्ण सिलेबस अपने सर्वा क्लासेज एप्लीकेशन पर भी है, तो सभी साथी सर्वा क्लासेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले और वहां से सिलेबस भी ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब चैनल जो अपना सर्वा क्लासेज है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, है ना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाता है। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए, और कितनी ये आपके लिए सार्थक हो सकती है तो ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्लास को किस रूप में पढ़ते हैं, किस तरीके से आप नोट्स बनाते हैं, है ना, कितना मन लगा के आप पढ़ते हैं, उस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना सीख पाते हैं, है ना। यदि आप अच्छी तरीके से यदि कोशिश करते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं तो जरूर इसमें आप सफल होते हैं, वरना तो वह मारवाड़ी में कहावत है कि बिना मन का पावना तन घी घालो तेल। यदि आपका इच्छा शक्ति नहीं है, आपके अंदर पूर्ण डेडिकेशन नहीं है, समर्पण आपके अंदर नहीं है, तो साथियों बिना मतलब किताब के पेज पलटने से कुछ होता नहीं है। इसलिए डेडिकेशन के साथ में आपको तैयारी करनी है। तो आज की क्लास में इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को क्लोज करते हैं। जीत भले देर से मिले उम्मीद कम नहीं होनी चाहिए। जीत भले देर से मिले उम्मीद कम नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत सच्ची होनी चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत सच्ची होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।